गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। 5 दिसंबर का करंट अफेयर आज देखेंगे हम। इस सीरीज का नाम है डेली डॉलर डोज। इसमें हम पर डे 20 टॉपिक्स देखते हैं, जिसमें आज का अपडेटेड न्यूज़ देखते हैं हम। उसके बाद क्या देखते हैं, जो आए दिनों टॉपिक्स बीते हैं करंट अफेयर के, उनसे रिलेटेड हम टेस्ट देखते हैं और उसको हम डायनेमिक पर्सपेक्टिव प्लस स्टैटिक पर्सपेक्टिव, मतलब जो करंट अफेयर का पोर्शन है और जो उसका स्टैटिक पोर्शन है, जैसे उसका जनरल नॉलेज, ठीक है, उससे रिलेटेड उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड एक टेस्ट लगाते हैं जो आज ही के टॉपिक से रिलेटेड होता है, जिसका जवाब आपको खुद देना होता है। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट कोट। तो आज का इंपॉर्टेंट कोट एजुकेशन से रिलेटेड है, जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कोट को। वी वॉन्ट दैट एजुकेशन बाई विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, मतलब हम उस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं जिससे क्या हो, एक मनुष्य का स्वभाव, एक आचरण निर्मित हो। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, जिससे क्या हो, हमारी जो मस्तिष्क की सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो। द इंटेलेक्ट इज एक्सपांडेड, जो बुद्धिमत्ता है वो समाज में फैले। ठीक है, इस प्रकार का एजुकेशन होना चाहिए। और उससे क्या, एंड बाई विच वन कैन स्टैंड ऑन ओन्स ओन फीट, मतलब क्या, जिससे क्या हो, एक इंसान अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो पाए। तो ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, तो देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट पार्ट्स इस सीरीज़ के। तो देखिए, हम पर डे देखते हैं क्या, एक वर्ड देखते हैं, ठीक है, और उसका मीनिंग देखते थे, लेकिन अब से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एक सेंटेंस भी देखेंगे। ठीक है, तो आज का वर्ड है डॉमरिंग, जो है एक एडजेक्टिव। ठीक है, डॉमरिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है अत्याचारी। क्या मीनिंग है उसका, अत्याचारी। अब उसकी सिनोनिम्स के विषय में बात करें तो ब्रॉबिट, बुल्ली, इंटिमिडेट। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले यू आर अ वेरी बुल्ली पर्सन, मीन्स वो आपको अत्याचारी बोल रहा है। अगर आप किसी को बोल रहे हो ही इज़ द वेरी इंटिमिडेटेड पर्सन, मतलब वो एक बहुत ही अत्याचारी पर्सन है। अगर कोई, या फिर कोई इंसान या फिर किसी को आप संबोधित कर रहे हैं, ही वॉज अ वेरी ब्रॉबीट पर्सन, वह एक बहुत अत्याचारी पर्सन था। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंस फॉर्मेशन के थ्रू हम डोमिनिंग वर्ड को और उसके सिनोनिम्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स में क्या है, एंटोनिम्स देखिए क्या है, हम्बल, मीक, मॉडेस्ट। ओके, तो ये है क्या, डोमिनिंग के अपोजिट वर्ड, एंटोनिम्स। ठीक है, अब डोमिनिंग वर्ड को याद करने के लिए एक सेंटेंस है आपके सामने। ठीक है, मैनी ऑफ हर वुमेन फ्रेंड्स ऑल्सो हैड डोमिनिंग हस्बैंड्स, मतलब क्या, एक स्त्री के संबोधन में बात की जा रही है। ठीक है, कि उसके बहुत सारी ऐसी महिला मित्र हैं जिनके क्या हैं, अत्याचारी पति हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सेंटेंस आपको याद है, मैनी ऑफ हर वुमेन फ्रेंड्स आल्सो हैड डोमिनिंग हस्बैंड, अब यहाँ पे ये भी है, मैनी ऑफ हर गर्ल फ्रेंड्स आल्सो हैड डोमिनिंग बॉयफ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी आपको ये याद कराता रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज का फर्स्ट टॉपिक आपके सामने है, क्या है, विश्व मृदा दिवस। तो हमारा अप्रोच ये होता है ना, कि कोई भी टॉपिक को क्वेश्चन में फ्रेम कर दें, जिससे क्या होता है, वो टॉपिक ना जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे ब्रेन में उसके आंसर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो विश्व मृदा दिवस का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस पे आधारित क्वेश्चन बन सकता है कि किस डेट को मनाया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि विश्व मृदा दिवस का थीम क्या रहने वाला है 2022 के लिए। तो क्वेश्चन अगर ऐसा बने तो मृदा जहाँ भोजन शुरू होता है। ठीक है, थीम क्या है विश्व मृदा दिवस 2022 का, मृदा जहाँ भोजन शुरू होता है। चलिए एक चीज़ और, आप ये बताइएगा ये मृदा दिवस कब से मनाया जा रहा है। ठीक है, विश्व मृदा दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है। ठीक है, अब चलिए हम इसके इम्पोर्टेंस के विषय में बात करते हैं कि इसका हमारे इन्वायरमेंट में या फिर हमारे इकोसिस्टम में क्या रोल है। ठीक है, तो आपको हम एक चीज़ बता दें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉइल को बनने में 10,000 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं, अगर हम आइस एज से लेके अभी तक की बात करें। ठीक है, तो हमारे भारत में ही बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मृदा अभी विकसित ही नहीं हुए, है ना, वो अभी भी चट्टानों के रूप में पड़ी हुई है मृदा, और वहाँ पे उपज नहीं हो पाई है। ठीक है, तो आप सोचिए, जहाँ पे हमारा जो गंगेटिक प्लेन है, ठीक है, गंगा के मैदानी क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्रा का जो मैदानी क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे क्या है, मृदा विकसित हुई है लेकिन एक लंबा समय लगा है। ठीक है, जिसकी वजह से आज हम उस पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए ये मृदा नहीं होती तो ये पौधा नहीं होता, ये पौधा नहीं होता, यानी कि इकोसिस्टम का जो फर्स्ट स्टेज है
पौधा, जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, जब वही नहीं होता तो क्या होता कि प्राइमरी कंज्यूमर होते या फिर हम होते, बकरी होती, नहीं होती ना। उसके बाद जब वो नहीं होता तो फिर एक बात बताओ, शेर आता क्या? ये सब रहते, कार्निवोरस जो आते हैं वो नहीं होते, और इस तरह से हमारा जो ये चेन चलता है ना इकोसिस्टम का, डैमेज हो जाता, और जो मनुष्य का जीवन है ना वो धरती पे ख़त्म हो जाती है, अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉइल के इम्पोर्टेंस को हम समझ सकते हैं, और इसको इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसे क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी, क्यों? क्योंकि जो आजकल आधुनिकता में हम देखते हैं ना, मॉडर्नाइजेशन में क्या देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत फोकस है ना। और फिर पॉपुलेशन जो हमारी वृद्धि हो रही है आए दिन, उससे क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन ज़मीन थोड़ी ना बढ़ रहा है, मिट्टी थोड़ी ना बढ़ रहा है यार। तो फिर इन इन सबको संरक्षित नहीं रखेंगे, इनकी मतलब इनसे रिलेटेड बचाव नहीं करेंगे, है ना। अब देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, कम ज़मीन में अधिक से अधिक हम क्या डालेंगे, फर्टिलाइज़र, तभी तो खुराक आएगा, है ना। अगर इंडस्ट्री के जो सॉइल पॉल्यूशन करने वाले केमिकल रिलीज होते हैं उनको ट्रीट नहीं करेंगे तो मृदा खराब हो जाएगी ना। अब वो जब खराब हो जाएगी तो हम कैसे जिएंगे बताओ, अगर नहीं वो अच्छे से होगी, है ना। किसी एक महान व्यक्ति ने इसके बारे में ये भी बोला है, क्या बोला है उन्होंने, कि जहाँ पे जैसी मृदा होती है ना, वहाँ पे लोगों की वैसी स्वास्थ्य होती है, और वैसी स्वास्थ्य होने की वजह से वहाँ का ग्रोथ भी उसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से विश्व मृदा दिवस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपसे ना कोई मेंस का क्वेश्चन बने, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बने, किसी भी स्तर के एग्ज़ाम में, है ना, तो या फिर निबंध लिखना हो, तो ये टॉपिक्स आपके दिमाग में रन करेंगे। ठीक है, और इससे आपका ये टॉपिक कवर होता है। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आज का जो अगला टॉपिक है उसे देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है ग्रीन पावर कॉरिडोर परियोजना। ठीक है, अब देखिए ग्रीन पावर होता क्या है, क्वेश्चन ये बन सकता है। ग्रीन पावर कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन ये बन सकता है। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ग्रीन पावर कॉरिडोर परियोजना में किस देश की बैंक सहायता कर रही है, उस बैंक का नाम क्या है। ठीक है, और हमारे सेंट्रल बैंक की जो भागीदारी है वो कितनी है। ठीक है, यहाँ से इस टॉपिक्स में इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तो देखते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो ग्रीन पावर कॉरिडोर परियोजना, ठीक है, ये जर्मन बैंक की सहायता से, ठीक है, क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ग्रीन पावर तो आप जानते ही होंगे, जिसको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो विंड पावर होता है ना, पवन चक्की के थ्रू जो मैकेनिकल ऊर्जा को हम किस में, एक इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, और या फिर हम जो जियोथर्मल एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करें। ठीक है, और या फिर क्या करें हम, बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू, जैसे हाइड्रोलिक यूज़ करते हैं ना, जो हाइड्रो पावर सिस्टम है ना, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या यूज़ करके, है ना, टरबाइन के थ्रू अगर पावर को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर सोलर एनर्जी का यूज़ करके, जैसे मान लीजिए इसमें है क्या, छोटे छोटे स्तर पे जहाँ पे क्या होता है कि लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और उसको एक चैनलाइज किया जाता है, और इसको एक बड़े से सप्लाई के रूप में जहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है वहाँ पे भेजा जाता है, और इस प्रकार के इस लिंकअप को क्या बोलते हैं, कॉरिडोर। ठीक है, अगर जिस लोकेशन को हम इससे जोड़ते हैं उसको हम कॉरिडोर बोल देते हैं, और इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रीन पावर कॉरिडोर परियोजना। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जर्मन बैंक के साथ कौन मिलके, जो अपनी चेन्नई की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है, उसके अधिकारियों ने मिलके जर्मन के बैंक KfW के साथ क्या किया है, एक समझौते पे साइन किया है, एक एग्रीमेंट पे साइन किया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस परियोजना में देखिए कितने पैसे KfW डाल रही है, कितने पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डाल रहा है, क्वेश्चन यहाँ से बने। तो इसमें जो जर्मन की बैंक है जिसका नाम क्या है, KfW। ठीक है, तो जर्मन की एक बैंक है जो 338 करोड़ रुपए इसमें खर्च कर रही है, कितनी, 338 करोड़ रुपए KfW, ठीक है, खर्च कर रही है किसमें, ग्रीन पावर कॉरिडोर परियोजना में। ठीक है, सेंट्रल बैंक कितना कर रहा है, 237 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसके अलावा जो पैसे बच जा रहे हैं उसका भुगतान कौन करेगा, स्वयं बिजली बोर्ड करेगा। ठीक है, जो पैसे इसमें और अधिक आवश्यकता होंगी उसको स्वयं बिजली बोर्ड करेगा। ठीक है, इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम अगला टॉपिक। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल बायोडायवर्सिटी कमीशन बोले हैं, अथॉरिटी। ठीक है, तो इसके एक क्या, इस आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, क्वेश्चन ये बनेगा।
तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सी अचलेंद्र रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन में होगा सी अचलेंद्र रेड्डी। ठीक है, तो इन्होंने राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग की अध्यक्षता अभी ली है। ठीक है, अब ये क्या है, एक रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर भी हैं। क्या है? एक रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर। ये इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ठीक है, तो उसके एक ऑफिसर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। अगर इनकी बात की जाए कि इन्होंने भारतीय वन विभाग में शामिल कब हुए थे, तो ये 1986 में भारतीय वन विभाग में शामिल हुए थे। ठीक है, और 2009 से 2014 तक ये क्या किए हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो अगर क्वेश्चन बने कि इन्होंने पहले कार्य किया कहाँ पे है, तो इन्होंने राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग में ही एज अ सेक्रेटरी का काम किया है। अब ये अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, चलिए, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स अगर क्वेश्चन बने तो आपसे बनना चाहिए। अगला टॉपिक क्या है, देखिए, तमिलनाडु का विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन पर बड़ा फैसला। ठीक है, अब क्या है, तमिलनाडु के जो विकलांग व्यक्ति हैं उनसे रिलेटेड क्या है, मासिक पेंशन से रिलेटेड जो योजना है उसमें जो मतलब उस पर क्या फैसला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए इसमें तमिलनाडु सरकार ने, ये देखिए एक स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज होगा, और अगर आप क्या करते हैं, किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपके मेंस राइटिंग में ये हेल्प करेगा ये टॉपिक। ठीक है, तो इसमें तमिलनाडु सरकार द्वारा क्या किया गया है, अलग अलग जो विकलांगता है उसकी श्रेणी तैयार की गई है। ठीक है, और जो मासिक पेंशन राशि दिया जाता है उसको बढ़ाया गया है, और जिस प्रकार से श्रेणी है, जिस प्रकार की विकलांगता है उसके हिसाब से। ठीक है, इन्होंने पहले क्या किया था, 1,000 रुपये देते थे। ठीक है, और जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको 1,000 रुपये प्राप्त होते थे। ठीक है, अब उन्हें 1,500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, और इस योजना अगर क्वेश्चन बने कि ये योजना, ठीक है, कब लागू किया जाएगा, तो 2023 से लागू किया जाएगा, जनवरी 2023 से। ठीक है, ओके, अब इसमें क्या है, इसी के साथ आपको हम एक बात बता दें कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम क्या है, M.K. स्टालिन। ठीक है, M.K. स्टालिन द्वारा क्या किया गया है, विकलांग व्यक्तियों के लिए लैपटॉप प्रदान किया, मतलब एक योजना है कि उनको प्रदान की जाएगी। ठीक है, जिससे क्या हो, लैपटॉप जब प्रदान किया जाएगा उससे क्या होगा, मोबाइल क्लिनिक की भी जल्द ही शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे लैपटॉप है ना, तो लैपटॉप आप समझिएगा, ये लैपटॉप भी हो सकता है। ठीक, तो ठीक है, इससे इसमें रिलेटेड पॉइंट्स इंपॉर्टेंट सिर्फ ये दोनों हैं, कितने थी कितनी नहीं। ठीक है, और कहाँ की पहल है, तमिलनाडु का। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक क्या है, निम्न, यहाँ पे क्या है, नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा किस डेट को। ठीक है, तो 5 दिसंबर 2022 को स्टार्ट किया जा रहा है नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप टूर्नामेंट। ठीक है, उसके बाद कब तक चलेगा, क्वेश्चन ये बने तो 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक ये चलेगा टूर्नामेंट। ओके, और इसमें कुल कितने मैच खेले जाएंगे, 24। ठीक है, अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है बताइए, कि इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है। ठीक है, इस बारी जो हो रहा है T20 विश्व कप, तो इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है, भारत। ठीक है, तो नेत्रहीनों के लिए जो T20 विश्व कप क्रिकेट हो रहा है, ठीक है, इसकी मेज़बानी कौन करेगा, भारत। ठीक है, और इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले देश हैं उसमें कौन कौन से आएंगे, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भी बहुत सारे देश हैं। ठीक है, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और ये इस प्रकार का तीसरा टूर्नामेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बनेगा क्या, किस डेट से किस डेट तक, कौन सा टूर्नामेंट है, तीसरा, मेजबानी कौन करेगा, भारत। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए आज के टॉपिक जो इंपॉर्टेंट थे कब कंप्लीट हो गए, अब देखेंगे हम जो रिवीजन वाला सेक्शन है MCQ का, वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, किस देश में एक जमी हुई झील के नीचे से खोजा गया 48,500 वर्ष पुराना जम्बो वायरस। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि सिंपली कि किस कंट्री ने 48,500 वर्ष पुराने जोम्बी वायरस को खोजा है। ठीक है, जो कहाँ पे मिला है, एक जमी हुई झील के नीचे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है रूस। ठीक है, अब रूस सामने आया है तो रूस से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। रूस के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, मॉस्को। कैपिटल क्या है, मॉस्को। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन।
कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। ठीक है, करेंसी क्या है? रशियन रूबल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो करंट अफेयर में था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री signed an MOU for the first time to invest in the Indian transport sector? अब आपको बताना है जो दिए गए ऑप्शन हैं उसमें से कौन सा देश है जो पहली बार किसमें पार्टिसिपेट कर रही है, भारत के परिवहन क्षेत्र में निवेश कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन आप देखिए, चारों ऑप्शन। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया सामने आया तो साउथ कोरिया के विषय में हम कुछ जान लेते हैं। देखिए, अगर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो इस समय वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक एओल। ठीक है, क्या नाम है उनका? यून सुक, YEOL। तो ये क्या हैं? साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अगर साउथ कोरिया के कैपिटल की बात की जाए तो क्या है? सियोल 1। क्या है? सियोल 1। ठीक है, ये क्या है? वहाँ की कैपिटल। अगर यहाँ पे करेंसी की बात की जाए तो साउथ कोरियन वॉन। क्या चलता है यहाँ पे? साउथ कोरियन वॉन। ठीक है, तो ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में RBI द्वारा निम्न में से कौन सा खुदरा डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया है? बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपके किसी न किसी एग्जाम में। ई मनी, इक्वाइन, ई लक्ष्मी, ई रूपी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ई रूपी। ठीक है, तो RBI ने अभी क्या किया है? अपना एक इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म ऑफ सॉवरेन करेंसी जारी किया है। ठीक है, जिसको अब पूरे भारत में एक्सेप्ट किया जाएगा, अपने संप्रभुत्वता में इसको स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो क्या है? ई रूपी। क्या है? एक डिजिटल करेंसी। किसकी पहल है? RBI की। ठीक है, जिसको हम डिजिटल करेंसी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसे सेबी द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया? मतलब हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बाय सेबी? तो इस चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से, अगर आपसे जवाब बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं हूँ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरम राममूर्ति जी को बनाया गया है। क्या? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आया है सेबी, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना से रिलेटेड अगर बात हो तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 अप्रैल, ठीक है, 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी तो बनेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? ठीक है, तो इसका स्थापना हुआ था 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। ओके, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और फिर क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दोनों की स्थापना हमने देख ली। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है कि जो दिया गया है इसमें से वेस्टनार व्यवस्था की जो अध्यक्षता संभालेगा वो कौन सा देश है? ठीक है, और ये है क्या एक्चुअल में? जो वेस्टनार एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, ये है क्या? तो और इसकी अध्यक्षता कौन संभालेगा बताइए? इसका सही जवाब है भारत। ठीक है, तो जो वासनार व्यवस्था है या फिर अरेंजमेंट है, इसकी अध्यक्षता संभालने वाला देश भारत होएगा। ठीक है, अब इसके बीच में हम मतलब क्या क्या समझौते हैं, क्या बातें हैं, उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो परंपरागत हथियार होते हैं ना देशों के बीच में, जो कन्वेंशनल जो आर्म्स होते हैं या फिर जो आर्टिलरी वगैरह होती हैं, उनका जो होता है ना आदान प्रदान, ठीक है, तो उस पर क्या करेगा? मतलब ट्रांसपेरेंसी रखने का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, कि इस अरेंजमेंट में क्या है कि हम छुपा छुपौल नहीं करेंगे। ठीक है, छुपा के कुछ नहीं करने वाले। जो परंपरागत हथियार हैं, परंपरागत मतलब जो पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है, उनका उपयोग जो कुछ भी है, ठीक है, उसको, और जो टेक्नोलॉजी है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं प्रौद्योगिकी, ठीक है, उसका जो आदान प्रदान होगा वो लुका छिपी नहीं होगा, वो सबके सामने होगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है कि जो भी परमाणु इसमें
प्रौद्योगिकी यूज की जाती है, जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जो ट्रांसफ़र किया जाता है एक हाथ से दूसरे हाथ में, उसका ना दुरुपयोग नहीं किया जाना है, ठीक है? और इसका उपयोग सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं करना है। ये है वायसनार अरेंजमेंट, ठीक है? तो ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन। तो पढ़िए ध्यान से इस क्वेश्चन को, क्या है? आपको बताना है कि चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक किस देश ने किया है? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चूज कीजिए राइट ऑप्शन। इसका सही जवाब है जापान, ठीक है? तो जापान ने ये काम किया है कि वो जो चंद्रमा अंतरिक्ष यान है उसको चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, ठीक है? तो ये चीज़ पता होना चाहिए। जापान सामने आया तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं, ठीक है? यहाँ की अगर प्रधानमंत्री की, वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें, देखिए इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था उनका? अभी हाल ही में उनको हत्या मतलब हुई है, ठीक है? उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है? शिंजो अबे जी को, है ना? तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। क्या नाम है उनका? फूमियो किशिदा, ठीक है? क्वेश्चन बने तो आपको जवाब पता होना चाहिए। अगर कैपिटल की बात करें तो जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो, ठीक है? ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक क्या है? आपको बताना है निम्न में से किस देश की टीम ने टेस्ट मैच के पहले दिन ही 500 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है, ठीक है? भारत, इंग्लैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा इंग्लैंड, ठीक है? इंग्लैंड, ठीक है? अब इंग्लैंड सामने आया तो इसके विषय में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं, है ना? हमेशा की तरह। तो इंग्लैंड का जो कैपिटल है वो कहाँ पे है? लंदन में, ठीक है? और इसकी करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग बोलते हैं। इसकी करेंसी को क्या बोलते हैं? पाउंड स्टर्लिंग। क्या बोलते हैं? पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है? तो ये है यहाँ की करेंसी का नाम। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? बताइए, जैसे होता है ना कि लोग रिलीजन को मतलब कन्वर्ट करते हैं एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, कुछ लोग फोर्सफुल्ली, कुछ लोग लालच देके। तो इसके अगेंस्ट कानून बनाने वाला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब क्या है इन चारों ऑप्शन में? उत्तराखंड, ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ गॉड, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन बने लैंड ऑफ गॉड किसको बोलते हैं, तो उत्तराखंड, ठीक है? अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के बारे में हम जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना, ठीक है, स्थापना दिवस 9 नवंबर, ठीक है? और कब से? 2000 से। क्यों? क्योंकि 2000 में 9 नवंबर को उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था, ठीक है? इसकी अगर कैपिटल की बात करें तो इसका, अगर हम समर की कैपिटल की बात करें, जो गर्मी के दिनों का कैपिटल होता है, ठीक है, समर, तो समर कैपिटल क्या है? भारारी सैन। क्या नाम है? भारा री सैन, ठीक है? अगर हम विंटर कैपिटल की बात करें तो विंटर कैपिटल क्या है? विंटर कैपिटल की बात करें तो है देहरादून। क्या है? देहरादून, ठीक है? तो हमने देख लिया समर कैपिटल और विंटर कैपिटल। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बने कि जुडिशियल सिटी क्या है उत्तराखंड की, तो नैनीताल। क्या है? नैनीताल। जुडिशियल सिटी उत्तराखंड की क्या है? नैनीताल, ठीक है? अब इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको हम ऐसे फ्रिक्वेंटली अगर याद करें तो आलमेरा है ना, अल्मोड़ा है, अल्मेरा नहीं है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बागेश्वर है, चमोली है, चंपावत है, देहरादून है, हरिद्वार है, नैनीताल है, पावरी गढ़वाल है, पिथौरागढ़ है, रुद्रप्रयाग है, टिहरी गढ़वाल है, उधम सिंह नगर है और उत्तरकाशी है, ठीक है? तो ये क्या है? उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है? अगर यहाँ पे बात करें कि वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो गुरमीत सिंह। वर्तमान में गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह, ठीक है? तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और फिर यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी, जो बीजेपी से है, ठीक है? क्या नाम है उनका? पुष्कर सिंह धामी।
ठीक है। तो पुष्कर सिंह भी याद रहता है कि चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपको बताना है कि ये जो 4 सैनिक जो चढ़े हैं नंदा देवी पर्वत पे, वो किस देश से संबंध रखते हैं, जो न्यूज में है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। ठीक है, अब अमेरिका सामने आया है तो इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान? जॉय बाइडेन। क्या नाम है उनका? JOE, और उसके बाद क्या है? BIDEN, जॉय बाइडेन। क्या है? अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट। कैपिटल की बात की जाए तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। कैपिटल तो पता ही है, डॉलर है ना, तो इसका कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। ठीक है, चलिए रिवीजन सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। विकास जीत राव, अभिनव खुराना, जवाहर रेड्डी, प्रकाश रेड्डी। तो इसका सही जवाब क्या है? जवाहर रेड्डी। ठीक है, तो इस तरह से जो रिवीजन वाले क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, जो आए दिनों बीत रहे हैं, तो वो तो कंप्लीट होते हैं 10 टॉपिक में, है ना, और ऐसे होते रहेंगे। ठीक है, तो जवाहर रेड्डी जी हैं। अब देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश आया है, तो आंध्र प्रदेश का निर्माण कब हुआ, इसके विषय में अगर आप जानना चाहें, कैपिटल क्या है, तो पहले आप जान लीजिए क्या कैपिटल। तो इसकी कैपिटल क्या है? अमरावती। तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? अमरावती। ठीक है, और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण जी। इन यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण। ठीक है, विश्वभूषण, भूषण यहाँ पे। ठीक है, तो विश्वभूषण है आंध्र प्रदेश के वर्तमान गवर्नर। ठीक है, आंध्र प्रदेश कब बना था, किसके समय में बना था? ठीक है, अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन बने और फिर इसकी विशेषता की बात हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश एक लीडिंग राइस ग्रोइंग स्टेट के रूप में जाना था, मतलब यहाँ पे जो धान है ना, वो बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। तंबाकू का भी यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको आंध्र प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 19 दिसंबर 1952 में क्या हुआ था? प्राइम मिनिस्टर अगर नेहरू जी की बात करें, ठीक है, कब, यहाँ पे हम इसको वो करते हैं, क्वेश्चन बन चुका है इसलिए ज़रूरी है। 1952 में क्या हुआ था? नेहरू जी ने क्या किया था? नेहरू जी ने क्या किया था? अनाउंस किया था एक अलग इसको स्टेट बनाने के लिए। क्यों? यहाँ पे जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे ना, वो अलग स्टेट का डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो तेलुगु बोलने वालों के लिए एक अलग स्टेट का मतलब ऐसे प्रावधान रखा गया। ठीक है, जिसमें क्या ये निकल के आया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, किस डेट को? 1 अक्टूबर 1953 को इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट आए। किस में? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 11 डिस्ट्रिक्ट से मिल के ये क्या हुआ, बताइए। 1 अक्टूबर को 1953 में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो ओके, अब देखिए जो क्वेश्चन आई थिंक, ओ आज के जो क्वेश्चन हैं टॉपिक से रिलेटेड वो ऐड नहीं हुए हैं। चलिए कोई ना, उसको हम कल ऐड कर देंगे, उसमें अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। इससे क्या होता है ना कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके मोटिवेशन और आपके नॉलेज के लिए तो हमने काम कर दिया, है ना, और आपका आज का दिनचर्या भी कंप्लीट हुआ। अब आपकी जिम्मेदारी है लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों में शेयर करना। अगर पसंद आता है, हमेशा जुड़ा रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे।